चलिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखते हैं, दैट इज टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजें भी आएंगे, वो सारी चीजों को भी हम लोग नोट करेंगे। रिलेटेड टू वोल्ट मीटर एमीटर रिलेटेड चीजें आएंगे। वोल्ट मीटर एमीटर वैसे हम लोग करंट नेटवर्क चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, एंड हाउ द मोटर वर्क्स, कोई डीसी मोटर काम कैसे करता है वो सब भी उसमें आ जाएगा समझ में। Let us today we shall see the topic torque experienced by a coil or by a current carrying closed loop, current carrying closed loop, current carrying current carrying closed loop in a uniform magnetic field। ये है टॉपिक आज का, मैग्नेटिक फील्ड। ये हम देखना चाहते हैं, बट बिफोर दैट आप लोग बताओ क्या आपको समझ में आता है व्हाट इज टॉर्क, हाउ वी कैलकुलेट टॉर्क। कोई अगर फोर्स है, मान लो कि हियर इज ए डंडा व्हिच कैन रोटेट अबाउट दिस एंड, यू अप्लाई ए फोर्स समवेयर हियर। ठीक है, एंड सपोज दिस डंडा इज ऑफ लेंथ L एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये फोर्स के चलते ये डंडा मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, लेकिन भाग नहीं सकता। सपोज ये यहाँ से हिंच्ड है, मतलब आप कितना भी ताकत लगाओ ये डंडा भागने वाला नहीं है, डंडा भागने वाला नहीं है। क्या होगा, इसके चलते ये घूमेगा। अच्छा घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ऑब्वियसली ऐसे घूमेगा। सो व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, ये आपको मालूम होगा। द टॉर्क और मोमेंट, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय F इंटू D। D क्या है, D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस में घूमने वाला है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आप लोगों को मालूम। मतलब D कितना होगा यहाँ पर देखो, तो पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स मतलब ये फोर्स इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, इस फोर्स का यहाँ से ये पॉइंट से एक्सिस से, क्योंकि इस एक्सिस में घूम रहा है, यहाँ से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑनटू दिस। Suppose I draw a perpendicular here. I say this angle is 90 degree. Then this length is coming out to be D. D is this length, the perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. That gives you the torque. ये चीज आप लोगों को मालूम होगा, है ना। अब हम पढ़ेंगे कोई कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना टॉर्क बनेगा, उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आई कंसीडर ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। थोड़ा ध्यान से देखना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड में मतलब B का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कॉइल रखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे कोई एक कॉइल रखा हुआ है। दिस कॉइल हैज गॉट n नंबर ऑफ टर्न्स, ढेर सारे टर्न्स है इसमें। दिस इज कॉइल हैविंग सेवरल नंबर ऑफ टर्न्स इन इट एंड यू अलाउ ए करंट टू पास थ्रू इट। नाउ दिस कॉइल इज सस्पेंडेड हियर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। सर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कैसे देंगे, सिंपल है भाई, सामने नॉर्थ पोल रख दो, एक साउथ पोल रख दो, आप देखोगे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक, तो
ये साइड मैग्नेटिक फील्ड हम दे दिए, कॉइल है। नाउ किसी तरह से इस कॉइल के अंदर से हम कुछ करंट पास कर रहे हैं। चलो मानते हैं कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल में थोड़ा ऐसे मान लेते हैं कि इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। कैसे करंट फ्लो कर रहा है? से यहाँ पे कुछ ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और ये करंट इसी में घूम रहा है। इट इज रोटेटिंग इन दिस। मैकेनिज्म समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर अंदरूनी क्वेश्चन आते हैं तो करना मुश्किल होता है। अगर फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूला तो सिंपल है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला बता दूंगा तो बाकी चीजें करना मुश्किल होगा। डायरेक्ट चीजें तो आपका बुक में है, कुछ एक्स्ट्रा। तो I इज द करंट। लेट मी नेम ऑल दिस पॉइंट्स, A, B, C एंड D। सपोज मैं नाम भी दे देता हूँ। दिस लेंथ को मैं कहूंगा कि से L एंड से दिस लेंथ आई विल कॉल इट एज D, कैपिटल D। मतलब दिस इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल, ये D है, ये L है। यस, अब इसमें करंट पास करा कितना? I। क्या हो रहा है चलो देखते हैं। तो जो जो हम एज्यूम किए हैं लिख देते हैं। ए रेक्टेंगुलर कॉइल, ए रेक्टेंगुलर कॉइल L into D, कॉइल का डायमेंशन, with n number of turns, n number of turns is suspended in a uniform magnetic field, as shown. Let I is current in coil. हाँ, ये बात है। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये डिफरेंट वायर से, अगर एक वायर में करंट डाउनवर्ड हुआ तो हर एक वायर में करंट डाउनवर्ड होगा, ऑब्वियस है। किसी एक वायर के बारे में सोचेंगे तो उसका लेंथ L है। ये जो वायर है AD, इसके ऊपर फोर्स आएगा, करंट नीचे की तरफ है तो फोर्स बाहर की तरफ आएगा। हाँ, फोर्स बाहर की तरफ आएगा। कितना फोर्स आएगा एक एक करके लिखेंगे। फोर्स ऑन AD, एक सिंगल टर्न के ऊपर फोर्स आएगा BIL, बट देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। सारे टर्न के ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा, सो इट विल बी BIL into n। किस डायरेक्शन में होगा? क्लियरली लुकिंग, इट इज आउटवर्ड्स। ओहो, इट इज आउटवर्ड्स। अच्छा, फोर्स ऑन BC, फोर्स ऑन BC वही तो है, सेम थिंग है, खाली करंट उल्टा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा है तो फोर्स विल बी इनवर्ड। फोर्स इनवर्ड हुआ तो ये अंदर की तरफ फोर्स पाएगा। कितना फोर्स पाएगा? वही BIL और इनवर्ड। क्या आप में से कोई मुझे मदद करेगा बताने में? व्हाट इज द फोर्स ऑन CD? फोर्स ऑन CD, अरे फोर्स का फॉर्मूला भूल गए क्या? इट वाज BIL sin थीटा होता था। ये दोनों केस में थीटा कितना था? क्योंकि ये ऐसे था और B ऐसे था, थीटा वाज 90 डिग्री। ये दोनों केस में थीटा वाज 90 डिग्री, दोनों केस में थीटा वाज 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री था तो फोर्स का फॉर्मूला में लगा रहे थे, ये हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला पहले से। थीटा 90 डिग्री था तो ये बात ऐसे आ गई। CD के केस में व्हाट इज थीटा? थीटा कितना है? 180 है, तो हम कहेंगे इट इज 0, बिकॉज थीटा कितना है? 180 है। और अगर कोई पूछेगा इन केस ऑफ AB के केस में क्या फोर्स है? व्हाट इज फोर्स इन केस ऑफ AB के केस में क्या फोर्स होगा? फोर्स ऑन AB कितना होगा? AB और B के बीच में एंगल कितना है? 0, तो आपको हो गया थीटा 0 है तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। यस, ये दोनों पे फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर बाहर की तरफ, इसके ऊपर अंदर की तरफ, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व,
what we observe that the net force on this coil is 0. थोड़ा मैं कॉइल को लेके चलता हूं क्योंकि आगे इसके ऊपर ढेर सारे रिसर्च हमें करना है। तो कहेंगे कि ये जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर नेट फोर्स क्या हुआ है, यू विल से पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 में अभी हम लोग देख लिए कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ये कॉन्फ़िगरेशन था, इट वाज पॉइंट नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में नेट फोर्स ऑन कॉइल इज इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज वन फोर्स वाज आउटवर्ड, है ना, वन फोर्स वाज आउटवर्ड, अदर वाज इनवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, और ये दोनों में तो ऐसे ही 0 था, तो नेट फोर्स हो गया 0। लेकिन क्या नेट टॉर्क 0 होगा? नहीं। व्हाट इज द नेट टॉर्क? नेट टॉर्क, सोचो ये कॉइल को यहाँ पे कोई फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है, इसको अंदर की तरफ ढकेल रहा है, अब ये घूमने वाला है, अब ये घूमने वाला है। सोचो ये कॉइल है, इस एंड को आप बाहर खींच रहे हो, इस एंड को अंदर ढकेल रहे हो, तो ये अब ऐसा घूमने वाला है कि नहीं? ऐसा ये घूमने वाला है। अच्छा, तो क्या टॉर्क बनेगा? थोड़ा ऊपर से देखते हैं, टॉर्क बनेगा। सोचो ये फोर्स यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर अंदर की तरफ आ रहा है, और ये घूमेगा भी तो इट विल रोटेट अबाउट ओ टाउ नेट, दैट इज टॉर्क about axis through O। O में कितना टॉर्क बनेगा? ये जो फोर्स है ये बाहर की तरफ है, ये इस पॉइंट में कितना फोर्स बनाएगा? इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स कैसा है? ऐसा है बाहर की तरफ, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? पूरा डिस्टेंस d है, तो ये d/2 हुआ। सो इट इज F d/2। किसके लिए? इसके लिए। ये जो टॉर्क इस पॉइंट में इसको कैसे घुमाना चाह रहा है? ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है। और ये जो फोर्स, ये फोर्स अंदर की तरफ है, ये इस पॉइंट में क्या टॉर्क बना रहा है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसे? ये भी ऐसे ही घुमाना चाह रहा है, तो मतलब दोनों फोर्स कॉइल को सेम डायरेक्शन में टॉर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बन गया F इंटू डी, जबकि F का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके थे। F क्या है? फोर्स ऑन एडी और BC। कितना था ये? BINL डालो, इट इज BINL इंटू डी। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द टॉर्क। क्या ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया? यू नीड रिपीटेशन। देख, टॉर्क का फॉर्मूला आया BINLD। ठीक है, यस। अब इसमें देखो तो ये लेंथ L है, ये लेंथ D है। व्हाट डज L इंटू D रिप्रेजेंट? द एरिया ऑफ द कॉइल, दैट इज इक्वल टू BINA, where what is A? It is L into D, that is area of coil. So ये पहला केस था जिस केस में हम लोग टॉर्क निकाले। ध्यान रहे टॉर्क का फॉर्मूला ये है, लेकिन ये जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ये तब होता है when plane of the coil is parallel to the magnetic field. Plane of the coil is parallel to the magnetic field. समझ में आ रहा है क्या? सो अब क्या लिखेंगे? 10 when plane of coil is parallel to the magnetic field, the torque on it is tau is equal to BINA। याद रखना बहुत आसान है। अब ये टॉर्क आएगा तो कॉइल घूमेगा। कॉइल रखा था कुछ ऐसे, हाँ वो कॉइल,
कॉइल वाज इन दिस पोजीशन, टॉर्क आया, कॉइल घूमने लगा ऐसे। जब वो घूम गया उसके बाद देखते हैं, चलो घूम गया, मान लो 90 डिग्री घूम गया। When the coil is perpendicular to the magnetic field, so what do we observe? यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है याद रखना कि नेट फोर्स तो जीरो था, but there was some torque। कब? When the coil has its plane parallel to magnetic field। अगर कॉइल रोटेट्स बाय 90 डिग्री, टॉर्क पाया तो घुमा, घूमने के बाद मान लो 90 डिग्री घूम गया। अब क्या हुआ है? When coil is held perpendicular to magnetic field, अब क्या होगा सोचो। कोई कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर करके रखा जाएगा, मान लो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सेम कॉइल को हम यहाँ पे रखें और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अब भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द टॉर्क। यू विल सी now the coil's plane is perpendicular to the magnetic field on this section there will be a force like this, on this section there will be a force like this, equal and opposite force on this section the forces are all counterbalancing each other, net force zero है। हाँ सर पहले भी तो जीरो था, but what about the torque? क्या ये फोर्स इस कॉइल को घुमाने की कोशिश कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सोचो ये यहाँ से सस्पेंडेड है, अगर मैं इसको इधर की तरफ पुश करूंगा, इसको अंदर की तरफ पुश करूंगा तो ये घूम सकता है। अगर इसको मैं इधर पुश करता हूँ, इसको इधर पुश करता हूँ, इसको नीचे पुश करता हूँ, इसको ऊपर पुश करता हूँ, घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। देयर विल बी नो टॉर्क, दैट मींस नेट फोर्स तो जीरो था ही था, लेकिन नेट टॉर्क भी जीरो है। व्हेन द कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द net force and the net torque on coil is zero। हाँ ये समझ में आया। जब मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल परपेंडिकुलर है तब हम कहेंगे कि नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes. जब ये कॉइल कुछ थीटा घूम गया होगा, जब ये कॉइल कुछ थीटा घूम गया होगा तब मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं। लेट ये क्या कर रहा है कि ऐसे लिखते हैं, थोड़ा इसको समझा के लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4 को लिखने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप लोग जान लो एरिया इज ए वेक्टर, थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग है। एरिया इज ए वेक्टर और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है मालूम है? इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक क्लोज लूप है, इसका एरिया कितना है? आप कहोगे एरिया एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इसकी बराबर है और डायरेक्शन इज आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जब वो कॉइल, सोचो कि शुरू में कॉइल कुछ ऐसे था, शुरू में कॉइल ऐसे था, अब टॉर्क आया और घूमने लगा। जब कॉइल थीटा घूम चुका है, जब ये थीटा घूम चुका है तो देखो शुरू में जब कॉइल ऐसे था, इस एरिया का डायरेक्शन कैसे था? ऐसे था। एंगल बिटवीन एरिया एंड बी, angle between area and B was 90 degree, angle between area and B was 90 degree। हाँ ठीक है। तो ये जब कॉइल कुछ थीटा घूम जाएगा, ये जब घूम जाएगा तो उसके ऊपर देखोगे एक टॉर्क आने लगेगा, तब भी एक टॉर्क आएगा, लेकिन आप इसको 3D फिगर को यहाँ से दिखा नहीं सकते। लेट अस सी फ्रॉम द टॉप व्यू। टॉप व्यू से अगर देखेंगे, हमारा ये जो पॉइंट्स देखो कौन से पॉइंट थे? ये पॉइंट थे ADCB। अच्छा ठीक है, ADCB को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ADCB, हाँ ऐसे था। जब ये घूम जाएगा और ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? पहले ये ऐसे था, मतलब A और D एक जगह दिख रहे थे,
और B और C एक जगह दिख रहे थे। आप यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप व्यू। जब ये थीटा घूम चुका है मतलब AD यहाँ पे आ चुका है, BC यहाँ पे आ चुका है। पहले क्या था, जो एरिया था उसका डायरेक्शन ऐसे था, अब जो एरिया है उसका डायरेक्शन कैसा है, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, जब ये थीटा घूम चुका है, थीटा घूम चुका है, इसका डायरेक्शन ऐसा है। ये कितना था, पहले कॉइल ऐसे था, अब ये थीटा घूम चुका है। तो एरिया वेक्टर बी के साथ क्या एंगल कर रहा होगा, दोनों ही केस में बी कैसे था, बी ऐसे ही था, बी तो अपना डायरेक्शन में है। पहले एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर बी को परपेंडिकुलर था, अब एरिया वेक्टर बी के साथ कुछ एंगल कर रहा है। देखो बी इधर को, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली अगर हम इसको प्रूफ करने की बजाय फॉर्मूला देते हैं, शायद आपको बढ़िया से समझ में आएगा। हम ऐसे लिखते हैं तो और बढ़िया रहेगा। when plane of the coil makes an angle theta with B, the torque can be found as, मैं डिराइव करने की कोशिश करता लेकिन आप लोग डर जाओगे तो मैं डेरिवेशन को स्किप कर गया। When plane of coil makes an angle theta with B, the torque can be found as torque is equal to, पहले क्या होता था बिना, अब बस बिना के साथ cos थीटा जोड़ दो। ये याद रखना आसान है। Why to go for derivation? और थोड़ा बड़े हो जाओ तब देखेंगे डेरिवेशन कैसे होता है। Then I will be teaching you what is magnetic moment, what is the angle between magnetic moment and B, ऐसे करके आएगा फॉर्मूला। So बिना cos थीटा, तो क्या देखें इन जनरल, देखो जब प्लेन ऑफ द कॉइल वाज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या था, जीरो, थीटा जीरो था तो वैल्यू कितना हो गया, टाउ इज इक्वल टू बिना। व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल वाज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या था 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब टॉर्क वाज जीरो। व्हेन एट एनी इंटरमीडिएट एंगल द प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहोगे इट इज बिना cos थीटा। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आया? जो डिफिकल्ट चीज बताया एरिया इज ए वेक्टर, उस पार्ट को धीरे से इरेज कर लो। ओके, उस पार्ट को जरूरत नहीं है, अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ले लिए विदाउट गोइंग फॉर डेरिवेशन। ठीक है, हम लोग एरिया वेक्टर है, वेक्टर के साथ क्या एंगल कर रहा है वो सब देखना छोड़ दिए। तो इसी से ही पता चल रहा है कि व्हेन कॉइल is parallel to B, theta is 0, torque is बिना, yes, when coil is perpendicular to B, theta is 90 degree, torque is 0, जो हम लोग पहले से डिराइव कर चुके हैं। वो दोनों सिंपल केस थे नहीं। अच्छा, तो अभी इतने सारे डिस्कशन के बाद आपको क्या याद रखना है, इफ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड एरिया A is carrying a current of I ampere and suspended in a uniform magnetic field B, such that plane of the coil makes an angle theta with the magnetic field, then the net force on the coil is always zero, but the net torque is given by बिना cos थीटा। बस ये समझ में आया क्या? तो पूरा चीज जो हम लोग डिस्कशन किए, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू राइट इट इन ए सिंगल इंपोर्टेंट नोट पॉइंट्स। व्हेन ए कॉइल ऑफ एरिया A and n turns is suspended in a uniform magnetic field, uniform magnetic field, B, such that
plane of coil experiences a plane of the coil experience को छोड़ेंगे, plane of the coil makes an angle theta with B, then the torque is बिना cos थीटा। ये आपको याद रखना है, ये सारा का सारा चीज आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द थिंग आई वांटेड टू से। तो फिर घूम फिर के मुझे इतना सारा चीज बताना पड़ा। समझ में आया क्या? ठीक। अभी और एक चीज नोटिस करते हैं, टॉर्क मैक्सिमम कब है? When a coil will experience a maximum torque. A coil will experience maximum torque when theta is 0. That means plane of the coil is parallel to the magnetic field. Minimum torque कब होगा? When theta is 90 degree. सोचो हम कोई मोटर बनाना चाहते हैं या फिर कोई गाल्वानोमीटर और एमीटर का इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, उस केस में जैसे जैसे करंट पास करेगा कॉइल घूमने लगेगा तो थीटा बदलने लगेगा, टॉर्क विल बी डिफरेंट, अलग अलग टॉर्क होने लगेंगे। द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी यूनिफॉर्म। हम देख रहे हैं कि when theta is 0 torque is maximum। लेकिन सोचो तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कोई कॉइल रखा गया है, plane of the coil is making 0 angle with B, then you know what is B? It is the flux passing per unit area, पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसके अंदर से कोई फील्ड लाइन से फ्लक्स जा रहा है क्या, फील्ड लाइन जा रहा है क्या? नहीं, वो तो पैरेलल जा रहा है ना। so that means the flux passing through this loop is minimum, or when the coil is held perpendicular to this, maximum field lines are going through this and the torque experience is minimum। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स इसके अंदर से जाएगा उतना कम टॉर्क उसके ऊपर होगा, है ना। सो द अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फ्लक्स और लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दूसरा पॉइंट को लिख देता हूं, थीटा इज 90 डिग्री, टॉर्क इज मिनिमम। अब सोचो हम लोग एमीटर वोल्टमीटर में पढ़े थे, जब ऐसा कोई एक कॉइल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में झुला देंगे, यहाँ पर ऐसे मैग्नेट रहता है नॉर्थ पोल, ऐसे रहता है साउथ पोल, और जब इसके अंदर से करंट जाएगा तो ये घूमेगा, उसके साथ एसोसिएटेड पॉइंटर किसी एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करेगा कि कितना मैक्सिमम घूम सकता है 90 डिग्री, क्योंकि जैसे 90 डिग्री पहुंचेगा द टॉर्क इज 0। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री रोटेट करेगा क्या? नहीं, हमें तो पूरा फुल स्केल चाहिए सेम इंस्ट्रूमेंट से। अगेन आपके हिसाब से अगर करेंगे, शुरू में टॉर्क थीटा स्मॉल है तो टॉर्क इज मोर, थोड़ा सा कट जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद cos थीटा टर्म आ गया, करंट बढ़ भी गया तो डिफ्लेक्शन कमने लगेगा, घटने लगेगा। यू विल सी द स्केल बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म स्केल हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मान लो कि यहाँ पर हुआ 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0.9, यहाँ पर हुआ, मतलब स्केल धीरे धीरे बदलते जा रहा है, गेप जो है बदलते जा रहा है। हर एक कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इज चेंजिंग। हमें चाहिए कि द टॉर्क हैज टू बी ए कांस्टेंट। ऐसा कैसा हो सकता है? जैसे घूम जाएगा तो इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदल रहा है, और कॉइल के अंदर से ज्यादा फ्लक्स जाता है तो कम टॉर्क पाता है, कम फ्लक्स जाता है तो ज्यादा टॉर्क पाता है। दैट इज व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम दिस। तो हम क्या करेंगे कि कॉइल के अंदर से बराबर फ्लक्स जाएगा चाहे कॉइल कितने भी घूम जाए। इसलिए क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेट टू मैग्नेटिक पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल रख के, मान लो कि सोचो ये कोई एक नॉर्थ पोल है ना, और ये मान लो कि कोई एक साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में सीधे कॉइल को नहीं झुलाते हैं,
पोल का जो फेस है वो ऐसा फ्लैट नहीं होता है। कैसे होता है? ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो पोल का जो फेस होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा होने से क्या हुआ? दीज आर कॉल्ड एनुलर पोल फेसेस। एनुलर पोल फेसेस होने से क्या होगा? ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, लाइन्स ऑफ फ्लक्स विल गो रेडियली। लाइन्स ऑफ फ्लक्स इसके अंदर रेडियली जाना शुरू करेंगे, ऐसे करके जाना शुरू करेंगे। तो क्या हो गया? कॉइल चाहे किसी भी पोजीशन में हो, ऐसा पोजीशन में कॉइल है जितना फ्लक्स जा रहा है, ऐसा पोजीशन में कॉइल है उतना ही फ्लक्स जा रहा है। द कॉइल विल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट टॉर्क because the amount of flux passing through the coil is constant। क्या मैं समझाने की जो कोशिश किया और आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir। फिर से थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एनालिसिस से पता चला कि एक कॉइल के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम होता है जब उसके अंदर से मिनिमम फ्लक्स जाते हैं। टॉर्क मिनिमम होता है व्हेन उसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स जाते हैं। इसलिए जब 90 डिग्री था, बी ऐसे था, सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस जा रहे थे और टॉर्क वाज 0। जब ऐसे था, कुछ भी फील्ड लाइंस नहीं जा रहे थे, सब साइड में टेंजेंशियली चले जाते थे, तब टॉर्क वाज मैक्सिमम। तो कोई कॉइल कांस्टेंट टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए उसके अंदर से पास करता हुआ फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स we have annular pole faces so as to produce a radial magnetic field, and that radial magnetic field will ensure that same amount of flux is passing through the coil irrespective of its position between the poles, so it experiences a constant torque. The scales become uniform। समझ में आया क्या? Yes, ये चीज को हम लोग थोड़ा अभी यहाँ पे देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, voltmeter and ammeter and all that, like point number 6. In case of PMMC, that is permanent magnet, moving coil, instruments, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की केस में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स the pole faces are made annular so as to produce a radial हो रहा है ना, ये रेडियल जा रहा है सब along the radius, radial magnetic field। Thus, the coil experiences a constant torque for any position in the field। तो यहाँ पर तीन इंपोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। The pole faces are made annular to produce a radial magnetic field so as to experience a constant torque। ये तीन चीज हमें कांस्टेंट टॉर्क चाहिए टू गेट ए यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल के लिए चाहिए। थोड़ा सा मैं बता दिया, कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। समझ में आया क्या?
तो और अगर ऐसा नहीं लेंगे तो सोचो, मान लो कि आई एम यूजिंग दिस फॉर ए मोटर, कोई कॉइल को सस्पेंड कर दिए, इस कॉइल को किसी शाफ्ट के ऊपर बैठा दिए, जैसे कॉइल घूमेगा उसके साथ एसोसिएटेड शाफ्ट घूमेगा। सपोज हम कहेंगे ये कोई कॉइल है, ये कॉइल के साथ कोई एक डंडा शाफ्ट ऐसे लगा है, जब ये कॉइल घूमेगा तो ये भी इसके नीचे घूमेगा। तो अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो कभी जोर टॉर्क हुआ, कभी धीरे टॉर्क हुआ, तो झटका देके चलेगा कि नहीं चलेगा, कभी जोर टॉर्क हो रहा है, कभी धीरे टॉर्क हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली देयर विल बी मैकेनिकल स्ट्रेन्स ऑन द मूविंग पार्ट्स। तो इसीलिए टू गेट ए यूनिफॉर्म टॉर्क हम लोग पोल फेसेस को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो उसमें मोटर के केस में ऐसा भी नहीं होता, इसमें और भी ढेर सारे पोल्स होते हैं। ऐसे 2 पोल को के रेडियल करने से ज्यादा बेहतर है, यू कैन गो फॉर 8 पोल्स, एक पोल ऐसा, एक पोल ऐसा, है ना, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे पोल्स रख दो, यू गेट इवन बेटर मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। तो इस केस में ऐसे होता है, द नंबर ऑफ पोल्स आर ऑलवेज इवन नंबर, क्योंकि नॉर्थ साउथ में रहेगा, ये 1 2 कैसे रहता है, ऑल्टरनेट, नॉर्थ साउथ ऐसे करके रहता है। अब इसके पोल्स बढ़ने पर एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाता है? अरे वही तो बता रहा हूं, ओनली अगर 2 पोल है तो जितना टॉर्क में घूम जाने के बाद पोजीशन, मान लो सिर्फ ये दोनों है, तो ये पोजीशन में मिनिमम फ्लक्स जा रहा है, टॉर्क इज मिनिमम। जब ये ऐसा घूम के इस पोजीशन में आएगा, टॉर्क सबसे ज्यादा होगा। अब देखो, अब ये किसी भी पोजीशन में रखे, अगर इतने सारे पोल है तो जितने सारे किसी भी पोजीशन में रखोगे तो टॉर्क तो बराबर ही आएगा, क्योंकि किसी ना किसी दोनों के लिए बहुत जोर से टॉर्क आएगा, कभी इस पोजीशन में आया, कभी इस पोजीशन में आया, तो टॉर्क ज्यादा हुआ तो ड्राइविंग करने का ज्यादा हुआ, समझ में आया, टॉर्क ज्यादा हुआ तो ड्राइविंग ज्यादा हो गया। अगर 2 ही पोल होता तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में मैक्सिमम टॉर्क आता, जैसे अभी मैं बता रहा था। अभी मान लो कि हमारे इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा कॉइल रखे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इधर से नॉर्थ पोल है, इधर से साउथ पोल, तो इस पोजीशन में हुआ, झटका देके चला, लेकिन चलते चलते जब यहाँ तक आया, बेचारा मैग्नेटिक फील्ड थक गया, टॉर्क 0 है, लेकिन घूमने के कारण कुछ इनर्शिया आया था, तो घूम के वो ऐसे आ जाएगा, तो फिर से झटका से घूमेगा, तो झटका देके चलेगा और कंटिन्यूअस चलेगा। एफिशिएंसी किसमें ज्यादा होगा, जिसमें कंटिन्यूअसली इसको ड्राइव हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आप कोई गाड़ी को ढकेलते हुए ले रहे हो या फिर हर बार जाते हो उसको एक धक्का देते हो, कौन सा केस में एफिशिएंसी ज्यादा होगा? क्योंकि एक बार धक्का दिया, दूसरी बार धक्का दिया, बीच में तो उसके ऊपर कोई ड्राइविंग टॉर्क नहीं था ना, लेकिन कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली योर ड्राइविंग, ऑब्वियसली एफिशिएंसी विल बी मोर। आर यू गेटिंग? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, कोई कॉइल को यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, अंडर व्हाट कंडीशन नेट फोर्स ऑन इट विल बी 0? आई विल से ऑलवेज इट विल बी 0 अगर ये कॉइल है तो, है ना। अच्छा, और कोई पूछेगा, अच्छा कोई करंट कैरिंग कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, नेट टॉर्क कब 0 होगा? नेट टॉर्क कभी 0 नहीं होगा, सिर्फ एक ही केस में 0 होगा। कब? जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, एंगल बिटवीन द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तभी टॉर्क 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है बस। तो क्या मैं डीसी मोटर का मैकेनिज्म, इंस्ट्रूमेंट्स का मैकेनिज्म बता दिया, और इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट वी डू, वी गो फॉर, आज की डिस्कशन की समराइज कर रहा हूँ। इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अरेंजमेंट होता है, हम क्या करते हैं, वी गो फॉर एनुलर पोल फेसेस। एनुलर पोल फेसेस करने से क्या फायदा? फायदा ये है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम एनुलर शेप का पोल फेस बनाते हैं, एनुलर शेप का पोल फेस बनाते हैं तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा इसमें कि कॉइल चाहे ऐसा पोजीशन में रहे या फिर ऐसा पोजीशन में रहे या फिर ऐसा पोजीशन में रहे, हर एक पोजीशन में इट विल बी एक्सपीरियंसिंग ए कांस्टेंट टॉर्क। अगर कांस्टेंट टॉर्क फील करेगा तो ये यूनिफॉर्मली मूव करेगा, जो स्केल बनेगा वो यूनिफॉर्म स्केल बनेगा, है ना। 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, सपोज यू आर यूजिंग इट फॉर एन एमीटर, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। अदरवाइज ये होगा 1, ये होगा 2, पास में हो जाएगा 3 और पास में 4 5 6 7 होके आ जाएगा, 90 डिग्री आते आते खत्म हो जाएगा रीडिंग। तो टू गेट ए यूनिफॉर्म स्केल you need uniform torque. To get a uniform torque you need a constant flux to pass through the coil.
To get a constant flux, it must be positioned in a radial magnetic field. A radial magnetic field can be produced by creating annular pole faces. Pole faces annular होगा तो ये सब हुआ theoretical points, आपको सारा चीज याद रखना है। ये अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं, why pole faces of a galvanometer are made annular? क्या आंसर हुआ? To produce radial magnetic field. Why to produce radial magnetic field? Because the coil will experience a constant torque. समझ में आया? देखो इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है, इतना अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दे देते हो। So open challenge, you ask 100 students of class 12, 1 or 2 will be able to answer, एंड आप लोग कर लेते हो। देखो ये पूछा है, ऐसा कोई एक कॉइल है एलिप्टिकल शेप का, और ये कॉइल का ये बी है, ये ए है, दिया है, पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स, देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स B1 एंड B2। क्या हमें याद है, क्या याद है? किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स आता है वो फोर्स कितना है? फोर्स का एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाले थे, इट वाज BIL। नहीं सर वो BIL sin थीटा, नो नो नो, इट वाज BIL। फिर व्हाट वाज L? L वाज लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर परपेंडिकुलर टू B। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ये वायर का कौन सा लेंथ है जो कि B को परपेंडिकुलर है, कौन सा लेंथ हुआ? ये वाला लेंथ हुआ, ये है L। सो द फोर्स विल बी BIL। ये चीज हम लोग पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, चैप्टर की बिगनिंग में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ते वक्त पढ़ चुके हैं। अब चलो देखते हैं B1 के चलते क्या फोर्स आएगा। फोर्स ड्यू टू B1, B1 कौन है भाई? ये। इसके चलते फोर्स क्या आएगा? हम जानते हैं कि दिस वायर कैरिंग करंट कैन बी इक्विवेलेंटली रियलाइज्ड एज ए वायर लाइक दिस, क्योंकि ये वायर का करंट एलिमेंट, ये वायर का करंट एलिमेंट, दोनों करंट एलिमेंट बराबर है। आप क्लियरली देख रहे हो कि दोनों करंट एलिमेंट बराबर है, और दोनों का करंट एलिमेंट दिखने में कैसा है? कुछ ऐसा है, ये L शेप का वायर या फिर ये वायर, दोनों का करंट एलिमेंट बराबर, मतलब इसके ऊपर जितना फोर्स आएगा इसके ऊपर उतना ही फोर्स आएगा। हाँ समझ में आ गया। अच्छा तो इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा जानने के लिए देखना पड़ेगा, ये वाला वायर का लेंथ परपेंडिकुलर टू B1 कौन है? B। सो द फोर्स होगा कितना? फोर्स विल बी B1 I, क्या करने जा रहा है? I इंटू B। किस डायरेक्शन में होगा? B1 ऐसा है, IB ऊपर की तरफ है, फोर्स इनवर्ड होगा। एकदम आसान चीज नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और आप लोग कर लियो तो बहुत बढ़िया है। फोर्स ड्यू टू B2 के लिए क्या फोर्स होगा? अच्छा B2 के लिए अगर फोर्स होगा तो किसके ऊपर होगा? B के ऊपर कि A के ऊपर? ऑब्वियसली A के ऊपर होगा, क्योंकि इसका लेंथ परपेंडिकुलर टू B2 इज ओनली दिस, सो इट इज B2AI। B2 कैसा है? ऐसा है। AI कैसा है? ऐसा है। फोर्स कैसे होगा? बाहर की तरफ। ओहो यस, देयर आर टू फोर्सेस, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो नेट फोर्स क्या होगा भाई? दिया है कि B2 B1 से बड़ा है, A B से बड़ा है, obviously this quantity is more, so you say it is B2AI minus B1 BI and both, ये बाहर की तरफ था तो आउटवर्ड। काफी लोग आंसर बना चुके हैं। I am so happy to see that many of you have done it. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी सिंपल है। You clearly see there are 3 parallel wires, और उनके बीच में जो स्पेसिंग से यहाँ पे D है तो यहाँ पर 2D है ना? तो पूछा है I1 I2 का रेशियो क्या होने से I3 पे नेट फोर्स 0 होगा, I3 पे नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे। Call this force is F13। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है,
currents are in same direction. When the currents are in the same direction, they attract each other. Currents are in opposite direction, they repel each other. ये दोनों attract कर रहे हैं, ये दोनों attract कर रहे हैं. क्या लिखेंगे? For net force on middle wire to be 0. Net force on the middle wire to be 0. F13 must be equal to F13 per unit length. F13 per unit length must be equal to F13. चलो इसे कहते हैं, I can say सीधा राइट लिख सकते हैं. F13 must be equal to F23. अब ये वायर का लेंथ कितना है मालूम नहीं है. F13 when two current carrying conductors carrying current I1 and I2 have a spacing between D and held parallel to each other, the force between them is mu I1 I3 by 2 pi D. This was the force per unit length. अगर इसका लेंथ L है तो you multiply L. इधर force between 2 and 3 is mu I2 I3 by 2 pi 2D, क्योंकि स्पेसिंग 2D है, लेंथ L है. मारपीट करो, सब कुछ कट जाएगा, मिलेगा I1 by I2 is equal to 1 by 2. क्या सबका 1 by 2 आया था? सबका आंसर 1 by 2 आया था क्या? ये देखो. So I1 by I2 must be equal to 1 by 2. Let's go for the next question to understand. पूछा है find the net force and net torque on the square loop at the position shown. Square loop का कुछ नाम ले लीजिए, A, B, C, D. आपको net force निकालना है, net torque निकालना है. आप लोग निकाल सकते हो. ये क्वेश्चन को देखिए, ये कोई स्क्वायर लूप है, L डिस्टेंस में है, साइड लेंथ भी इसका L है, साइड लेंथ भी L ही है, साइड लेंथ भी L ही है, ऐसा दिया गया है, साइड लेंथ L है. ठीक है. अब पहले देखते हैं कि AB के ऊपर क्या फोर्स आएगा. फोर्स ऑन AB इज इक्वल टू BIL sin थीटा. L कितना है? L तो L है, I है. B कितना है? B is mu I by 2 pi L, mu I by 2 pi L. क्योंकि ये I के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो mu I by 2 pi L है. अच्छा, इंटू I इंटू L. क्या कोई थीटा का वैल्यू बताएगा? थीटा था एंगल बिटवीन B एंड IL. B इसके लिए इनवर्ड है, IL ऊपर की तरफ है, एंगल 90 डिग्री है. वाओ, तो हो गया 1. कैसा फोर्स आएगा ये? इट इज म्यू आई स्क्वायर बाय 2 पाई. किधर को अट्रैक्ट करेगा? ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, हम सॉल्यूशन की बात करें. सॉल्यूशन की बात करें तो फोर्स ऑन ए बी पता चल गया. अच्छा, फोर्स ऑन बी सी कुछ होगा, हमें मालूम नहीं है कितना होगा. फोर्स ऑन सी डी निकाल देते हैं. फोर्स ऑन सी डी, फोर्स ऑन सी डी कितना होगा? अगेन फॉर्मूला है बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा. फिर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर. कितना दूर पे? 12 डिस्टेंस पे. सो इट इज म्यू आई बाय 2 पाई एल इंटू आई इंटू एल इंटू साइन 90. इस केस में भी बी तो अंदर की तरफ है, लेकिन फोर्स के साथ फोर्स विल बी लाइक दिस. बी अंदर की तरफ है, करंट नीचे, फोर्स ऐसे होगा. इसके ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा था, यू कॉल इट F1. इसके ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा है, कॉल इट F2. कॉल इट F2. इस फोर्स को F2 कहते हैं. ये फोर्स आएगा कैसे? ऐसे. कितना? F2. अच्छा, F1 and F2 are opposite to each other. और इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन घुमाएंगे क्या? नहीं घुमाएंगे. अच्छा, तो कितना हो गया ये? इट इज कमिंग अगेन, L कैंसल्स आउट. अच्छा, ये 2 पाई L लिख के गलत लिख दिया हूं. डिस्टेंस L नहीं है,
यहां से इसका डिस्टेंस L नहीं है, कितना है 2L है, ये L 2L है, तो कितना हो गया म्यू आई स्क्वायर बाई 4 पाई L कैंसिल हो गया, 91 है। ये फोर्स ऐसा है। अब BC के ऊपर कुछ फोर्स आएगा, इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसा है, फोर्स ऐसे आएगा, कितना आएगा मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी आएगा यहाँ पर उसका ऑपोजिट फोर्स आएगा। F3 एंड F4 कैंसिल आउट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, F3 एंड F4 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, F1 कितना था, F1 था म्यू आई स्क्वायर बाई 2 पाई, ये था म्यू आई स्क्वायर बाई 4 पाई, सो इट इज म्यू आई स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस म्यू आई स्क्वायर बाई 4 पाई इज इक्वल टू म्यू आई स्क्वायर बाई 4 पाई। इधर को अट्रैक्टिव, क्या यही लिखे हमारे बच्चे आंसर में, हाँ नेट फोर्स म्यू आई स्क्वायर बाई 4 पाई हर कोई लिखा है, लेकिन कोई L लिख दिया नीचे, L नीचे नहीं रहेगा, इट इज म्यू आई स्क्वायर बाई 4 पाई, ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ, टॉर्क, और इधर नेट टॉर्क, देखो तो कोई बॉडी को ऐसा एक फोर्स आ रहा है F1, ऐसा एक फोर्स आ रहा है F2, इधर आ रहा है F3, इधर आ रहा है F4, और F3 F4 आपस में बराबर है, ये दोनों एक दूसरे से बड़े, ये बड़ा ये छोटा है, तो क्या होगा, दिस एंटायर अरेंजमेंट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करके, लेकिन घूमेगा कहाँ, विल नॉट रोटेट, तो आप कहोगे नेट टॉर्क इज 0। क्या मेरा आंसर सबको समझ में आया? Yes, net torque will be 0, net force will be equal to mu I square by 4 pi, L तो नहीं रह रहा है, समझ में आया? क्योंकि B में एक L आ रहा है, उसमें एक L आ रहा है लेंथ में, दोनों लेंथ कैंसिल हो रहे है ना। और अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे बताओ, दूसरा तरीके से अगर करोगे तो सेकंड मेथड में आप देखो कि यहाँ पर ये था स्क्वायर लूप, ये इसमें करंट I था, लेंथ इसका L था, इसमें करंट I था, इसमें करंट I था, ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को खा गए, F3 एंड F4, और आपको पता करना था F1 और F2 के बारे में। ये स्ट्रेट वायर है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट हो रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो सीधे लिख सकते हैं फोर्स F1 इज म्यू I1 बाय 2 पाई डिस्टेंस कितना है L इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, F2 इज म्यू I2 बाय 2 पाई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा 2L, तो 2L इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो सीधे F1 माइनस F2 भी आप निकाल सकते थे, म्यू आई स्क्वायर बाय 4 पाई। Force between two parallel current carrying conductors carrying current in the same direction is attractive mu I1 I2 by 2 pi d per unit length. Between two conductors carrying current in opposite direction, the force is mu I1 I2 by 2 pi d repulsive. That is force per unit length. तो L लेंथ में क्या फोर्स आएगा, L मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes. तो Under no condition, miss the next class. Next class we shall start with electromagnetic induction, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। उसको इंडक्शन पढ़ेंगे, फारेडेस लॉ वगैरह उसमें आएगा, जनरेशन कैसे होता है पढ़ेंगे, वो सारा चीज देखेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि लॉ उसमें ना ढेर सारी चीज हमें समझना होता है। व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, उसके बाद फारेडेस लॉ आएगा। फारेडेस लॉ कहेगा द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। पहले फ्लक्स तो समझ में आया, चेंज इन फ्लक्स समझ में आया, तब जाकर रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स समझेंगे। तो ये सारे चीजों को हम लोग अगले क्लास डिटेल्स में देखेंगे। किसी भी कारण से नेक्स्ट क्लास का पहला क्लास को, मतलब नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्लास को नेवर मिस।
फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।